नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि कल हमने प्रोनाउंस के हाफ पार्ट पढ़े थे, 5 टोटल मैंने बताया था 10 पार्ट्स हैं, उसमें से 5 हमने क्लियर कर लिया था। तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कल के वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, बट हाँ इतना क्लियर है कि आप देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो सही होगा, ठीक, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम जो बचे हुए थे प्रोनाउन, मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इस पर हम कल बात करेंगे क्योंकि कल अगर लास्ट में करता तो थोड़ा जल्दी समाप्त कर देता। तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा डीप से जाना चाहिए, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप ऐसे ही नॉर्मल, एक सेकेंड, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछेगा तो आप क्या बताते हैं कि यस सर। जैसे मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको बताए थे वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, बट वर्क ये कब कर रहे हैं एज अ रिलेटिव तो हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कब ये वर्क कर रहे हैं एज अ इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन के तरीके से कब वर्क कर रहे हैं तो वहाँ हम इन्हें इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो जैसे कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है हु है, विच है, दैट है, हु विच दैट, whom और whose। आज हमें सीखना है कि जब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होगा, व्हेन है वो हमने इंट्रोगेटिव में बताए थे, वो तो क्लियर रहता है कि जब मुझे क्वेश्चन करना है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है रिलेटिव प्रोनाउन में, हाउ टू अंडरस्टैंड हम कि कैसे हमें हु का यूज़ करना है या दैट का यूज़ करना है या हुज़ का यूज़ करना है या विच का यूज़ करना है या होम का यूज़ करना है। हमारे एक सेंटेंस में कब हमें कौन से वर्ड का यूज़ करना है, प्रॉब्लम ये आती है। और क्वेश्चन मैक्सिमम आप देखेंगे यही पॉइंट से आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। तो जो हु हमारा होता है, पहले एक नॉर्मल है आपको लिखा देते हैं, थोड़ा सा पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा जो रिटर्न करने के लिए। अ रिलेटिव प्रोनाउन, अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको रिटर्न करने के लिए होता है कि हाँ मुझे रिटर्न करना है तो करना है, थोड़ा सा मैटर समझने के लिए। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच रिलेट करता है रिलेट क्या क्या रिलेट कर सकता है? क्लॉज को रिलेट कर सकता है, नाउन को कर सकता है, प्रोनाउन को कर सकता है। तो उसी में हम समझते हैं विच रिलेट अ क्लॉज। जो क्लॉज से हमारे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, बट ये हमें अंडरस्टैंड कब होगा कौन सी क्लॉज कहाँ पे उसका मीनिंग राइट यूज़ हुआ है, ये हमें न्यूज़पेपर रीड करने के बाद ही क्लियर होगा। तो उसके लिए हमें हैबिट में बनाना होगा कि हम न्यूज़पेपर डेली रीड करें 20 to 25 30 मिनट। क्लोज और फ्रेज, या फिर एक इसका दूसरा मेथड है कि रीडिंग के लिए आप सारे रूल्स एक बार काफ़ी रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ही लगा दें आप, एकदम से अनलिमिटेड क्वेश्चन लगा दीजिए तो हाँ हो सकता है क्लियर हो जाए। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच रिलेट्स अ क्लोज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन, टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमारी डेफिनेशन होती है रिलेटिव प्रोनाउन की कि आ रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच रिलेट आर क्लोज और फ्रेज टू नाउन अ प्रोनाउन, जो हमारे फ्रेज और क्लोज को रिलेट करते हैं नाउन और प्रोनाउन से। और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हु विच जब यूज़ हुआ है तो हमें किसके अकॉर्डिंग अपनी नाउन वर्ब यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन रहेगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ये वर्ड्स। ओके, रिटर्न करवा दिया है। तो मैं अब हम वन बाय वन वर्ड चलेंगे, कब हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं हु और हु, दो वर्ड उठाते हैं, हु और हु। चलिए नीचे लिखता हूँ हु को, इसको, ये हमारा हु हो गया,
ये हमारा होम हो गया। तो हु कब वर्क यूज़ होगा ये तो नॉर्मली पता होता है कि सर हु का यूज़ तब हम करेंगे जब हु इट्स वर्क एज अ सब्जेक्ट। अगर हु वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट देन वी यूज़ यू। इफ इट्स वर्क एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट की तरीके से वर्क सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो हम हु यूज़ करेंगे। इफ़ नीड अ सेंटेंस इन ऑब्जेक्ट देन हम यूज़ करते हैं हुम। ठीक है, तो रिटर्न करने क्या नीड है, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये क्लियर होता है पॉइंट, हमें नॉर्मली आपको भी क्लियर होता है कि हु का जब हम यूज़ करते हैं तो हु हमारा वर्क करता है एज अ सब्जेक्ट, और हुम जो हमारा होता है वर्क करता है एज अ ऑब्जेक्ट। बट प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को कि सर कब हम समझें कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की नीड है या ऑब्जेक्ट की नीड है। प्रॉब्लम मेन ये होती है। अदरवाइज़ तो हम सर यूज़ कर लेंगे हु और हुम में किसे यूज़ करना ये हम समझ जाएंगे। बट इसके लिए आपको मैंने जो बता रहा हूँ लाइन से चलते चलिए। नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन वर्ब में जानेंगे और एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो उसमें हमें देखना ये होता है सेंटेंस में, लाइक एक सेंटेंस दे रखा है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा अपने। हु के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि शी इज द गर्ल हु, हु एक बताना आपको हु लगेगा या हु टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हम हु यूज़ करेंगे या हुम यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें हम पहले क्या ढूंढेंगे, हमें अगर हमारे पास जितनी वर्ब हैं, जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग, जितनी वर्ब हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उतने हमके मुझे सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे हुम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं नॉर्मल, अगर हमें मेरी वर्ब के अकॉर्डिंग मुझे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो सी इज़ द गर्ल, वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ओके ऑब्जेक्ट हो गया। टीच इंग्लिश, इंग्लिश तो चलो ठीक है, बट टीच कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन पढ़ाता है। यहाँ पे सोचिए ऐसा तो नहीं होगा कौन पढ़ाता है, यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, टीच इंग्लिश। आज समझ सकते हैं ना ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस मांग रहा है कि कौन पढ़ाता है। ऑब्जेक्ट कभी वर्क तो नहीं करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है डूवर तो नहीं होता है। हम पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं हमेशा, सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, हम कहते हैं कि नॉर्मली क्या कहते हैं कि डूअर, सब्जेक्ट इज़ अ डूअर, जो एक्शन करता है या डूअर होता है। तो हमें नॉर्मली पता चल रहा है कि हम यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नीड है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट जो होगा डूअर हमारा, तो हु क्या है, डूअर है। सी इज़ द गर्ल हु टीच इंग्लिश, हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट नीड क्या कर रहा है। कोई वर्क हो रहा है तो उसके लिए अगर कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है जो वर्क कर रहा है तो हम ऑब्जेक्ट की नीड है या सब्जेक्ट की नीड है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो हुम और हुम में याद रखिएगा। और इसका जो यूज़ होता है और किसके लिए यूज़ होता है, ये मार्क कम कर रहा है, ये ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं हम, पीपल के लिए, पीपल के लिए, ह्यूमन के लिए, लिविंग थिंग्स। ठीक है, हु और हुम का यूज़ हम करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, इसके जो एक्सेप्शंस वो बता दूंगा आगे, लेकिन ये याद रखिएगा हु और हुम आया है तो पीपल लिविंग थिंग के साथ ही यूज़ करेंगे, एटसेट्रा के साथ यूज़ हम नहीं करेंगे। ओके, अब हुज देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। कब हम यूज़ करेंगे हुज का देखते हैं, ये भी देखते हैं।
WHOSE। एक सेकेंड रुकिएगा, मार्कर थोड़ा देखते हैं। अब देखते हैं सीजन से हुज का यूज़ हम कब करते हैं। हुज, इसका यूज़ हम करेंगे हुज यूज इन पजेसिव केस, यूज इन पजेसिव केस, पजेसिव केस। हुज भी हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट हुज का हम यूज़ कब करेंगे, एज अ पजेसिव केस में यूज़ करेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर पजेसिव केस क्या होता है, तो पजेसिव केस मैंने इससे पहले पढ़ाया है, काफ़ी डीप में जाके बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। और यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि हम एक एग्जांपल से समझा देंगे, अगर आप नहीं क्लियर है फिर भी क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक देयर आर द चिल्ड्रन, देयर आर द चिल्ड्रन, फादर डाइड। जैसे आपको पता है कि हम यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ, तो हमें तो पता ही हो गया। बिकॉज मैं सोच रहा था कि फिलर में आपसे पूछूं कब फिल करेंगे, बट जब हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं हुज का, तो हुज ही फिल करेंगे, तो क्लियर हो गया होगा आपको। देयर आर द चिल्ड्रन हुज फादर डाइड, ये चिल्ड्रन है, इनके पिताजी एक्सपायर, हुज फादर डाइड। तो देखिए लाइक दैट टाइप सेंटेंस जो होते हैं हमारे, उसमें हम यूज़ करते हैं पजेसिव केस में हुज का। क्लियर हुआ होगा मे बी। अब जो हम चलते हैं, जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जिस पॉइंट से आते हैं, ये तो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल क्लियर भी होता है, और इस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जो हमें जानना है, तो ये मैं हुज हो गया है, कंप्लीट हटाट दे रहा हूँ। अब सिर्फ हमारा बचा है विच और दैट, ठीक है। तो इसे हम रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर रहे हैं। विच और दैट में एक कंपैरिजन लेके बताऊंगा। चलिए पहले विच को ही देखते हैं, कब हम यूज़ करेंगे विच का। विच, विच फर्स्ट थिंग है, विच कभी भी हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसको ऑलवेज यूज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग। यूज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। इट विच का हम यूज़ करते हैं, इसका इट्स यूज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग। जब हमारी कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, एनिमल्स होते हैं, कुछ केस होते हैं जिसमें एनिमल्स के लिए भी हम विच यूज़ करते हैं, वो कंडीशन होती है, ठीक है। बट अगर आपको नॉर्मली दिख रहा है, कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, उस कंडीशन के सिवाय कोई अदर कंडीशन आती है या अदर यूज़ होता है तो आप रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो विच का हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दैट का भी हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। दैट का हम दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो कब हम दैट का यूज़ करेंगे विच के प्लेस पे, हु के प्लेस पे, ये हमें जानना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कब हमें हु के प्लेस पे भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं और विच के प्लेस पर भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही पॉइंट जानना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, कब यूज़ करना है दैट का, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ इस पॉइंट पे, जैसे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा विच के लिए। दिस इज द कार विच आई बाउट, दिस इज़ द कार विच आई बाउट। तो यहाँ हम नॉन लिविंग थिंग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, विच, कार के लिए। दिस इज़ द कार विच आई बाउट।
ओके, तो अब हम देखते हैं दैट को। उसके बाद कुछ केस देखते हैं कब हमारा हु के बाद हमें अगर कोई हमारा प्रीपोजिशन आता है उससे पहले या बाद में आता है। कुछ केस होते हैं जिसमें एंटीसीडेंट फॉर्म आप यूज़ बोलते होंगे। एंटीसीडेंट क्या होता है, कब हम यूज़ करते हैं एंटी वर्ब जो हमारी होती है अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होती है। तो कैसे फाइंड करेंगे हु इज़ एंटीसीडेंट और किसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना है, ये तो हम आगे तो जानेंगे ही, बट उसका एक एग्जांपल हम अभी भी देखेंगे। ठीक है, चलिए रिटर्न करते हैं दैट हमें जानना है दैट के बारे में, कब कब हम यूज़ करते हैं दैट का। तो दैट के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले टाइप में रखे हैं कि इस फ्रेम में आपको सेंटेंस मिलते हैं तो हमें पता है कि हमें दैट यूज़ करना है। तो वो फ्रेम पहले बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, एक्सक्लेमेशन फ्रॉम, हाँ चलिए हो गया। दैट का यूज़ हमें कब कब करना है, इसका लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, ये याद रखिएगा। लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग थिंग। ठीक, इतना क्लियर एंड लॉन्ग। अब इसके कुछ फ्रेम देखिए, इस स्ट्रक्चर पे हमें हमारा सेंटेंस मिलेगा तो डायरेक्ट आपको थोड़ा सा याद रहे, इजी रहे, इसलिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है दैट का यूज़, वो देखिएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है, अगर सपोज दैट एक पर्सन है, वन पर्सन को ऐड किया गया सेंटेंस में बाय एंड, वन पर्सन लाइक वुमेन थिंग, वुमेन प्लस एंड लगाया आपने सेंटेंस में, प्लस ऐड कर दिया एनिमल से, एनिमल हो गई या कोई थिंग हो गई, थिंग है। उस केस में जो हम ना हु यूज़ करेंगे ना विच यूज़ करेंगे दैट का, यूज़ करेंगे दैट का। एक पर्सन है, एंड लगा के हमने उसे ऐड किया है सेंटेंस में, एनिमल या थिंग कुछ भी हो सकता है। उस सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज़ करना है तो हम दैट का यूज़ करेंगे, ना हु यूज़ करेंगे ना विच यूज़ करेंगे। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ शब्द होते हैं हमारे, वो लिख लीजिए पहले। एवरीथिंग है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, द सेम है, नन है, द सेम, नन, द सेम, नन, एनी, एनी, एवरीथिंग, एवरीवन, द सेम, नन, एनी। और कुछ वर्ड्स हैं, चलिए समवन, समबॉडी होता है, समबॉडी। कोशिश कर रहा हूँ कि हर वर्ड्स जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उसे मैं कहीं ना कहीं सर्च करके, ये मटेरियल जो मैं आपके लिए सर्च करता हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है, बट हाँ क्योंकि आपको हर वर्ड्स देना है कि ऐसा ना हो कि मैं 2 पॉइंट्स बता दूँ, हाँ लिख लो आप, एवरीथिंग हो गया, एवरीवन हो गया, नन हो गया, 3 पॉइंट बता के मैं छोड़ देता, क्या होता। इतना तो हर बुक में आपको मिलता है मटेरियल, बट नॉर्मली इतना मिलता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। बट पढ़ाने के लिए ना हमें 2 से 3 बुक को सर्च करना पड़ता है, मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम बता सकते हैं आपको। तो एवरीथिंग है, एवरीवन है, द सेम है, नन है, एनी है, समबॉडी है। अगर इनके साथ में हमें यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसमें से ये वर्ड हमारा काफ़ी बार आएगा, द सेम वाला, ये वर्ड मेरा काफ़ी बार आएगा सेंटेंस में। तो इसके साथ में हमें रिलेटिव प्रोनाउन में ऑलवेज यूज़ दैट का, हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट का। ठीक है, क्लियर रखिएगा, हम दैट का यूज़ करते हैं। ओके, वी यूज़ दैट, दैट तो दैट तो दैट, कोई आ जाए कुछ नहीं बदलना है, दैट पे रहना है, रहना है। ठीक है,
ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके कुछ और पॉइंट्स वो बता देता हूँ। सपोज हमारा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए, द है प्लस नाउन है, तो हम उसमें अगर प्लस द नाउन है तो अगर हु की जगह पे हम दैट भी यूज, द नाउन प्लस हु या दैट कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसे हम गलत नहीं बोलेंगे। अगर द है, आर्टिकल है प्लस नाउन है, उसके बाद में हु का यूज़ किया गया या दैट का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस को हम कट नहीं करेंगे कि इट्स रॉन्ग। बोथ हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा जो हमने पॉइंट बताए। हु के बारे में कब यूज़ करेंगे, कब हम विच का यूज़ करेंगे, कब दैट का यूज़ करेंगे, कब हुम का यूज़ करेंगे, कब हुज का यूज़ करेंगे। इसके साथ क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन रिटर्न के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और उसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके लिए अगर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर मैं डेली आपके 10 to 50 वर्ड्स डाल देता हूँ, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स होती हैं, फ्रेजेस होती हैं, कुछ आइडम्स फ्रेजेस हो जाती हैं। ठीक है, उस पर कुछ मैं वर्ड्स भी डाल देता हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका कि रिलेटिव प्रोनाउन का कब हम यूज़ करेंगे। तो हु, विच, दैट, मे बी कोई पॉइंट छूटा ना हो, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर हमारे सेंटेंस में सुपरलेटिव केस आ रहा है, सुपरलेटिव केस, सुपरलेटिव केस, अगर सुपरलेटिव केस का हम यूज़ कर रहे हैं इन अ सेंटेंस, तो जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन होगी उसमें हमेशा दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि अगर इफ़ इन अ सेंटेंस दैट रिलेट है वर्क एज अ सुपरलेटिव केस, देन वी यूज़ दैट अकॉर्डिंग दैट टू दैट। ओके, मे भी क्लियर हुआ होगा कि हम दैट का यूज़ करेंगे अगर हमारे सेंटेंस में सुपरलेटिव सेंटेंस है। ओके, और उसमें नीड पड़ रही है हमें रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करने की। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन जो हमारे एक एक वर्ड्स के हैं, मैक्सिमम एक एक दो दो पॉइंट है उसमें। अब कौन सा प्रोनाउन देखते हैं, चलिए बताता हूँ आपको। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कल हो गया था, चलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देखते हैं जो आप एज अ रूल पढ़ते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं 1 by 1 प्रोनाउन, और आपके सारे रूल्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, ये हमारा कोई रूल्स नहीं, ये सब हमारे बेसिक हैं जिसे बता के बनाया गया है कि ये रूल्स हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें भी आपके काफ़ी रूल्स आएंगे जो आप कहेंगे सर ये तो रूल्स में पढ़ा था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारे वर्ड्स इसमें रेसिप्रोकल में हम पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स हैं ईच, अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये हमारे दो वर्ड्स हैं। ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, इसका आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट ये हमारे पार्ट्स होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है इनका, क्या वर्क है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वर्क करता है एज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है, जैसे कि लाइक दैट आप बता रहे हैं कि आई लव माई ब्रदर ईच अदर, हम दोनों अपने भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं उस प्लेस पे हम यूज़ करते हैं ईच अदर का, वन अनदर का।
तो कब हमें यूज़ करना होता है ईच अदर का और कब हमें यूज़ करना होता है वन अनदर का। एक बार फॉर्म में लिख देते हैं डिफिनेशन लाइक, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। pronoun that indicate a mutual relationship, mutual relationship between subject। अब इसने ये तो बता दिया रेशियो प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन दैट इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट। रेशिप्रोकल प्रोनाउन जो है इंडिकेट करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप को बिटवीन टू सब्जेक्ट, हो सकता है या टू से मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कितने सब्जेक्ट के बीच, बिटवीन सब्जेक्ट लिखा है मैंने। अब कब हमें यूज़ करना है ईच अदर का, कब हमें यूज़ करना है वन अनदर का, इसी से हमारी एरर आती है कि हमें पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होता या फॉरगेट हो जाता है कि कब हमें यूज़ करना है ईच अदर का, कब हमें यूज़ करना है वन अनदर का। तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा आपका पॉइंट ये। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। 2 एग्जांपल दूंगा, उसमें आप फाइंड करिएगा, फिर बताऊंगा, उसके बाद ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। मीनाक्षी एंड हर ओके। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। all the team member support अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। कब हम यूज़, कहाँ पे यूज़ करना है हमें ईच अदर का और कहाँ पे हमें यूज़ करना है वन अनदर का। यहाँ पे हमें नीड पड़ेगी कि मीनाक्षी एंड हर सिस्टर लव, क्या होगा यहाँ पे, वन अनदर होगा या ईच अदर होगा। और दूसरी प्लेस पे दिखा रहा है कि ऑल द टीम मेंबर्स सपोर्ट, तो इससे हमें देखना है कि यहाँ पे कितने पर्सन की बात हो रही है, मीनाक्षी की और एक उसकी सिस्टर की। यहाँ कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो 2 पर्सन की जब हमें 2 सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, ऐड करना होगा, तो हम उसमें कौन सी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ईच अदर। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर, ईच अदर। देखिए जब हम बात करेंगे मोर देन 2 पर्सन, यहाँ पे ऑल द टीम। अब ऑल द टीम में कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, हमें नहीं पता। ऑल द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनोदर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वन अनोदर का। ठीक है, तो ये आप बाय रूल पढ़ते हैं कि एक रूल इसके लिए, एक रूल इसके लिए, कब हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, कब हम वन अनोदर का यूज़ करेंगे। हमने ये जान लिया रेशियोप्रोकल प्रोनाउन में कि इसके 2 वर्ड्स होते हैं रेशियोप्रोकल प्रोनाउन के, ईच अदर, वन अनोदर। ईच अदर का यूज़ करते हैं 2 जब व्हेन वी यूज़ इन अ सेंटेंस लाइक 2 सब्जेक्ट फॉर राइटिंग, देन वी यूज़ ईच अदर। अगर हमारे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हमारे पास 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट है, हमें आई डोंट नो कि हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर, देन वी यूज़ वन अनोदर। ओके, क्लियर हुआ होगा। तो हमने रेशियोप्रोकल प्रोनाउन भी जान लिया, तो हमारे 7 पार्ट्स हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। 3 प्रोनाउन और बचे हैं, वो भी जान लेंगे तो हमारा प्रोनाउन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके कुछ पॉइंट जानेंगे, थोड़े से बहुत जो होंगे एटसेट्रा बात करेंगे, और कल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे।
कल हमारा प्रोनाउन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसका देखते हैं नेक्स्ट। यूनिवर्सल प्रोनाउन क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोनाउन जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एनी बॉडी, सम बॉडी, ऑल बॉडी, वो हमारा आता है किस में आता है? यूनिवर्सल प्रोनाउन में आता है। यूनिवर्सल प्रोनाउन, यूनिवर्सल प्रोनाउन यूनिवर्सल प्रोनाउन। ओके, तो यूनिवर्सल प्रोनाउन में कौन से वर्ड हैं हमारे, ये जानते हैं पहले। एनीबॉडी है, एनीबॉडी, समबॉडी है, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, नो बॉडी, एवरीबॉडी, एनी, ऑल, एवरी बॉडी है, ऑल, बोथ, सम, मैनी, कुछ पॉइंट्स और हैं। ऑल है, बोथ है, सम है और मैनी है। एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, ऑल है, बोथ है, सम है, मैनी। कुछ वर्ड्स और बचे, ये कंप्लीट हो गया। मैनी लिखा मैंने, हाँ मैनी भी लिख दिया। तो ये हमारे होते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल प्रोनाउन ये वर्ड्स, और इन्हीं वर्ड्स के हम रूल आगे जाके पढ़ने लगते हैं। तो यूनिवर्सल प्रोनाउन में अगर हम नॉर्मली जान ले, इट्स यूनिवर्सल प्रोनाउन ऑन, हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे, कौन से लाइक किस वर्ड के साथ, क्या इन्हीं वर्डों के साथ कुछ जो हमारे नाउन प्रोनाउन चल रहे हैं, जो मैंने वर्ड्स आपको बताया, स्पेक्टिकल, गॉगल्स, लाइक दैट, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कब हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, कब हम एनीबॉडी, समबॉडी यूज़ करेंगे। इन्हीं वर्डों के साथ साथ बार बार एग्जामिनर हमसे खेलता है, बार बार इन्हीं वर्डों के साथ खेला जाता है। और वर्ब भी जो हम यूज़ करते हैं इन्हीं वर्डों के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। आगे जाके वर्ब सीखेंगे, आगे जाके हम सीखते हैं कि ईच अदर कब वन अनदर है, कब अलॉन्ग विथ है, कब वन अनदर है, तो हमें कौन सा प्रोनाउन लगाना है, कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। ये सब हम इन्हीं वर्डों के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं नाउन में और प्रोनाउन में, इन्हीं वर्डों पे हम आगे वर्ब जानेंगे, इन्हीं वर्डों पे आगे हम एडजेक्टिव जानेंगे, इन्हीं वर्डों पे हम आगे एडवर्ब जानेंगे, इन्हीं वर्डों से हम फेस आउट करते हैं हाउ टू फिल, और इन्हीं के आगे हम जानते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी कुछ इन्हीं वर्डों से मेल खाता आता है कि कब हमारा, जैसे कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे आप आगे, तो उसमें जानेंगे कि कभी भी नाउन से पहले प्रोनाउन तो नहीं आ सकता। प्रोनाउन हम यूज़ कब करते हैं? ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो ऐसा तो नहीं है कोई हमारा अगर पैसेज है या उसमें कोई हमारा क्लोज टेस्ट है तो उसमें हम प्रोनाउन को पहले रख दें, नाउन को बाद में रखें। इन्हीं सब एग्जाम्पल पे, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आके हमारा पूरी ग्रामर बेस होती है। तो चलिए जानते हैं, वो सब तो हम जानते ही रहेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब आ रहे हैं एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, ऑल, बोथ, सेम, मैनी, तो इनके साथ हम कौन सी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और आगे हम अभी जानेंगे कि वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी वर्ब होगी तो उसमें हम वर्ब जानेंगे इन्हीं वर्डों के साथ। अभी हम जो जानना है वो देखते हैं पहले। एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट देखता हूँ इसको चलाने के लिए। चल जा, चलिए हो गया, काम हो जाएगा। तो इसी में से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक एनी बॉडी है, एनी बॉडी है, सम बॉडी है, सम बॉडी, नो बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, एवरी बॉडी,
एक वर्ड और होता है यहाँ पे, एनी होता है, याद रखिएगा, एनी। एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, और कुछ, हाँ, एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, इतने ही। ऑल हो गया, सेम हो गया, उसका दो केस होते हैं। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं बट इसके दो केस होते हैं, तो वो दो केस देखते हैं आगे। इन वर्ड्स के साथ हम वी ऑलवेज यूज़, हम प्रोनाउंस जो हमारी रहेगी, प्रोनाउंस जो हमने सीखा है, ही इज़ हिम हर एटसेट्रा, तो इनके साथ ऑलवेज हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन लाइक इट्स यूज़ करेंगे, देयर नहीं यूज़ करेंगे, और इनके साथ जो हमारी वर्ब होती है वो भी सिंगुलर वर्ब होती है। आगे हम जानेंगे भी डीप से वर्ब, अभी याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं इनके साथ, प्लस सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। कोई भी केस होगा एनीबॉडी के साथ ही से ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि देयर यूज़ कर दें, ठीक है। तो कौन से एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा और क्लियर होगा, मे भी दिख रहा होगा नीचे, ये ऊपर लिख देता हूँ। जैसे कि ये सेंटेंस आप ले लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, ये एवरी बॉडी लव्स दिस मूवी, दिस मूवी। तो देखिए हमने यूज़ किया एवरी बॉडी लव्स, लव्स किसके लिए, सिंगुलर। जब हम जानते हैं ना वर्ब में हम जब एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है, और जब हम नाउन के साथ में एस या ई एस लगाते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूजन होती है कि कब सर ये नाउन एज अ वर्क कर रहा है या एज अ वर्क है। तो याद रखिएगा अगर हम नाउन में लगा रहे हैं एस या ई एस तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है, और अगर हम वर्ब में यूज़ कर रहे हैं एस या ई एस तो हमारा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे ये नाउन के लिए ये नाउन है, और इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर आया है। देखिए प्रोनाउन भी सिंगुलर है, दिस, दैस नहीं यूज़ हुआ, दिस नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ हम ऑलवेज वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। ओके, क्लियर रखिएगा ये पॉइंट। अब इसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारे एज अ प्लूरल वर्क करते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दोनों के तरीके से बिहेव करते हैं। पहले वो जानते हैं जो बिहेव करते हैं एज अ प्लूरल। ऑल है, बोथ है, सम है, मैनी है, ऑल, बोथ, सम, मैनी। ओके, हो गया, ओके कंप्लीट, इतने ही वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स जो हमारे होते हैं इनके साथ में हम ये बिहेव करते हैं एज अ प्लूरल नाउन। तो इनके साथ जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, नॉर्मली आगे तो हम पढ़ेंगे ही, बट ये क्लियर रहे कि थोड़ा सा आपके माइंड में। तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब होती है हमारी, प्लस इनके साथ प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑल, बोथ, सम, मैनी, बिहेव लाइक है। ये देखिए लग ही रहा है कि यहाँ प्लूरल है, बोथ, बोथ दो की बात हो रही है। सम, अब सम हाउ मैनी, सम एक है, दो है, तीन है, चार है, आई डोंट नो। मैनी, मैनी भी है, मैनी काउंटेबल नाउन होता है। मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मच के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ये यहीं पे पॉइंट बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आगे बताएंगे तो ये। लेकिन मच जो हमारा होता है अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हम मच को काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ विथ मच, बिहेव मच एज अ सिंगुलर नाउन, और मैनी बिहेव करते हैं एज अ प्लूरल नाउन। तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, प्लस हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। और इन वर्ड्स के साथ हम आगे भी जानते हैं कि सम ऑफ होता है तो मैनी ऑफ होता है, तो क्या केस होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे लिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, ऑल हैव डन
देयर जॉब, ऑल हैव डन देयर जॉब। हमने यहाँ पे अभी हमने यूज़ किया था हीज़ या दिस यूज़ किया था ना, तो हमने यहाँ पे दिस क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज ये हमारे जो नाउन्स हैं बिहेव एज अ प्लूरल नाउन, दैट्स वाई यू यूज़ देयर इन प्लेस ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज़ करना था। कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना था अब हम पे डिपेंड था, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा सेंटेंस वर्ब जो हमारी नाउन है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आई है। अगर वर्ब भी प्लूरल आई है तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब हम एक वर्ड्स है मेरा ऐसा जो बिहेव कर जाता है एज, कभी नाउन सिंगुलर की तरीके से बिहेव कर जाता है, कभी प्लूरल की तरीके से बिहेव कर जाता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो एनी के साथ में हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ बुरा नहीं मानेगा क्योंकि ये बोथ के तरीके से वर्क करता है। एनी वन भी हो सकता है, एनी एवरीवन भी हो सकता है। तो इसके साथ हम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी यूज़ कर लें, ये बुरा नहीं मानता, सबके साथ में ओके। ठीक है, ये क्या है? ओके है। नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट हमारा, लास्ट नहीं, 2 प्रोनाउंस बचे हुए हैं, 2 प्रोनाउन कंप्लीट कर देते हैं तो प्रोनाउन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ वर्ड्स देखेंगे ऐसे ही जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं मे बी। अब जानते हैं, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ना है, बस उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं आपको बाय रूल नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नाउन के प्रोनाउन के जितने पार्ट्स थे मैंने देख लिया, बचा क्या मेरे लिए। अब रूल से पढ़ने में मुझे ये, नॉर्मली आप देखेंगे जो बच्चे बार बार रूल्स को रिवाइज करते हैं उनको बार बार कन्फ्यूज़न भी हो जाती है और बार बार आपको समझना पड़ता है रूल देखें रूल क्या था। एक बार इससे देख लिया तो हाँ याद हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं। तो नॉर्मली आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन में हु, इज़, दैट, ये वर्ड हमारे यूज होते हैं। तो हु का यूज़ कब करेंगे? एज अ सब्जेक्ट। विच का नॉन लिविंग थिंग के लिए। दैट का, हाँ दैट का तो सर ने बताया था कि लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो ऐसे याद रहता है बाई पार्ट्स में। जैसे कि आपको प्रोनाउंस में मैंने 10 पार्ट्स बताए, याद होंगे कि हाँ सर ने पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, फिर पजेसिव प्रोनाउन बताया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन बताया, फिर यूनिवर्सल प्रोनाउन बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चल रहा है। लाइक इस टाइप से होता है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया था मैंने। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन से होते हैं और क्या वर्क करते हैं ऐसा ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी आप वर्ड्स आप बार बार पढ़ते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पर यहाँ पे आप देख लेंगे तो हाँ लगेगा कि सर ठीक है ओके, कि अब हमें रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा रूल्स का जो पॉइंट थे सारे क्लियर हो गए। ईच ऑफ, ये पढ़ते हैं ना आप रूल, ईच ऑफ, मैं अभी आपको बता रहा था ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ये रूल पढ़ते हैं। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ। कितने पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे देख तो ले महबूब। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ओके, एनी ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। और कोई वर्ड्स है? एनी ऑफ है, वन ऑफ है, ओके, एनी ऑफ, वन ऑफ। इसमें के वर्ड्स मैंने आपको नाउन्स में बताए थे कि हमारे पास ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आ रहा है, तो इसके बाद हम नाउन कौन सी यूज़ करेंगे? हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। अब उन्हीं वर्ड्स में हमें जानना है हम कौन सी प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो देखिए वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कि हमने अभी जाना था। अगर आपने नहीं देखा है तो नाउन का पार्ट्स देखेंगे तो उसमें आएगा आपको कि आप देखेंगे वन ऑफ, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, इसके केस थे हमारे पास। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ। और इसके बाद हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि मैनी होता है तो हमारा प्लूरल बिहेव करता है, तो मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, तो मैनी के साथ हमारी प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार क्लियर है तो आप, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद कोई रूल्स पढ़ने की नीड नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सब क्लियर है, ऑल इज़ क्लियर। अगर आप रूल के भरोसे चल रहे हैं
तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ रूल भी सही है, बट मैक्सिमम आपको 2 से 3 बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, इन्हें भी रिवाइज़ करना पड़ेगा, बट ये आपका माइंड कॉन्सेप्ट से क्लियर रहेगा। तो आपको पता है कि एक कहानी चली आ रही है तो कहानी याद रहती है, बट कोई पॉइंट डायरेक्ट 20 से बताया जाए, 26, 25, 24, 23, कोई हमें पता ही ना हो सीक्वेंस क्या है, तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। मैं कह रहा हूँ अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 100% श्योरिटी है सर, एक बार ये क्लास आप देख लीजिए, 2 से 3, एक टॉपिक आप कोई भी देख लीजिए, नाउन देख लीजिए या प्रोनाउन देख लीजिए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको यही क्लास देखनी है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, तो उनका क्या होता है, ये किस लिए वर्क आते हैं? जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विच सेपरेट करते हैं, सेपरेट आ पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, पर्सन, थिंग, पर्सन है, थिंग है, फ्रॉम ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विच सेपरेट अ पर्सन और थिंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग, एक ग्रुप है हमारे पास, पर्सन का है या थिंग्स का है, एनीथिंग, सपोज दैट फाइबर का कोई शोरूम है, उसमें फाइबर कलेक्ट काफ़ी ग्रुप है, कोई बोट्स का शोरूम है, उसमें बोट्स के बहुत सारे, कोई कैटल है, कोई जानवरों का समूह है, तो उससे जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन के लिए हमारे ये वर्ड यूज होते हैं, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ। तो किस वर्ड का हम कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। तो मे बी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं चलिए कि कौन से वर्ड हमारे यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स में तो हमारा क्लियर होता है मैक्सिमम, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है? आई लाइक टू गो मनाली, आई लाइक टू गो इधर मनाली और देहरादून। मैं या तो कहाँ जाना पसंद, आई लाइक टू गो मनाली और आई लाइक टू गो इधर मनाली और देहरादून। मैं एक प्लेस चूज़ करूँगा, मैं मनाली जाऊँगा या देहरादून जाना पसंद करूँगा। नीदर ऑफ, आई लाइक टू नीदर और मनाली और देहरादून। इनके साथ एक वर्ड यूज रखिएगा, जो हमारे वर्ड्स होते हैं नेगेटिव थिंग्स के, नेगेटिव मीनिंग्स के साथ, इनके साथ हम कभी भी नेगेटिव दोबारा यूज़ नहीं करते हैं कि सेंटेंस में हमारे नीदर ऑफ आया हुआ है तो इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे उस सेंटेंस में, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा एक नेगेटिव आ गया है तो उसके साथ हमें नेक्स्ट नेगेटिव की नीड नहीं है। ये होता है कि दो में से एक चूज़ कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है कि दो में से मुझे कोई नहीं चाहिए, कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। मे बी आप कहीं गए, आपके फादर ने कहा कि आप या तो बाइक ले लो या कार ले लो, तो आप कह रहे हो कि मुझे ना बाइक चाहिए ना कार चाहिए, तो नीदर ऑफ। आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे कार चाहिए, इधर ऑप्शन है ना आपके पास, इधर और है कि ऑप्शन है दो में से एक कोई चूज़ कर लो। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे, ना नीदर कार देंगे ना बाइक देंगे, तो नीदर ऑफ, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कब? दो थिंग्स में से, अगर दो थिंग्स से ज़्यादा हुई तो हमें अदर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। दो थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। तो देखते हैं इनका, मैं ये रफ कर रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से वर्ड। एक बार रिटन कर लिया होगा मे बी। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है।
ईदर ऑफ नीदर ऑफ कब यूज़ करते हैं? यूज टू डिनोट ए चॉइस, यूज टू डिनोट ए चॉइस, बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि बिटवीन टू थिंग्स होता है, बिटवीन टू थिंग। हम चॉइस करने का हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दोनों में से एक भी चूज़ ना करें, दो में से एक चूज़ कर लें, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हमारे पास ऑप्शन दो ही थिंग के हैं, दो से ज़्यादा नहीं है, दो ऑप्शन है, एक ले लो, तीन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नीदर ऑफ these two, neither of these two pen is mine। हमने माइन क्यों यूज़ किया? क्योंकि माइन के बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। हमने जाना था माइन का यूज़ बाद में हम पजेसिव प्रोनाउन के बाद में हम कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। नीदर ऑफ दीज टू पेन इज़ माइन, इन दोनों पेन में से मेरा कोई भी पेन नहीं है। ओके, लाइक हम यूज़ करते हैं कि ईदर ऑफ दिस टू पेन इज़ माइन, यानी कि इसमें से एक और मेरा है, एक मेरा है बट मेरा कौन है ये मुझे नहीं पता। ओके, तो क्लियर हुआ होगा ईदर ऑफ नीदर ऑफ। नेक्स्ट वर्ड देते हैं कुछ, काफ़ी लॉन्ग क्लास हो रही है, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, आज हम कंप्लीट देख ही लेंगे। एनी ऑफ वन ऑफ का यूज़ कब करते हैं? एनी ऑफ वन ऑफ, एनी ऑफ वन ऑफ, ठीक है। ओके, इनका हम यूज़ करते हैं यूज़ टू डिनोट आ चॉइस, इनका भी यूज़ सेम करते हैं, यूज़ टू डिनोट अ चॉइस बट बिटवीन मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग, टू थिंग्स। एनी ऑफ वन ऑफ का भी यूज़ हम करेंगे चॉइस के लिए, बट हमारे पास चॉइस जो है ज़्यादा हो गई हैं। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं मनाली जा सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ, मुंबई जा सकता हूँ, आगरा जा सकता हूँ। तो एनी वन ऑफ, एनी ऑफ वन ऑफ, तभी हमारे सेंटेंस में एनी ऑफ वन ऑफ आता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्यूलर नाउन यूज़ करते हैं, प्यूलर वर्ब यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज देयर आर शोइंग दैट इन, हमने पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि ये हमारे पास एज अ प्यूलर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास हमारे पास ऑप्शन है कि ये एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा जब केस होता है तो हम प्यूलर वर्ब पे आ जाते हैं और प्यूलर नाउन पे आ जाते हैं। एनी ऑफ, इसी तरीके से एक हमारा वर्ड्स होता है, इस कॉन्सेप्ट पे याद आ गया, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है बार बार क्वेश्चन में। विच ऑफ, विच ऑफ, विच ऑफ, ये वर्ड बार बार आपके पेपर में आता है, मैंने देखा था विच ऑफ, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, मैंने बताया भी था, मे भी अगर नहीं बताया था तो याद रखिएगा। तो विच ऑफ जब हमसे कोई कह रहा है कि विच ऑफ, विच ऑफ का मतलब होता है इनमें से। अब कितने हैं, कितने में से, तो इनके साथ हम हमेशा प्यूलर वर्ब प्यूलर नाउन पे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक हम याद रखिएगा कि जब हमारे पास चॉइस करने के लिए मैटर हो कि हमें चॉइस करना है बिटवीन टू थिंग्स, नहीं मोर देन टू थिंग्स, वी ऑलवेज यूज़ एनी ऑफ वन ऑफ, ईदर ऑफ नीदर ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। टू थिंग्स के लिए ईदर ऑफ नीदर ऑफ, टू से ज़्यादा है तो एनी ऑफ वन ऑफ। एक सेंटेंस लिखिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। वन ऑफ दिस बुक इज माइन। वन ऑफ, इन सारी बुकों में से, बुक, वन ऑफ दिस बुक इज़ माइन, इन सारी बुकों में से एक बुक मेरी है। वन ऑफ दिस बुक इज़ माइन।
यहाँ पे हमारा प्रोनाउन भी रिलेट्स करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया हमने, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया, एज अ सिंगुलर तो नहीं यूज़ किया। मैंने भी बताया था कि हम कब यूज़ करेंगे दिस का, कब हम यूज़ करेंगे दिस का। तो यहाँ पे वही केस आ गया। देखिए वहाँ पे दो हमारे प्रोनाउन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एक है, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा प्रोनाउन है, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और है इसमें, वो भी देख लीजिए। हमने ईदर ऑफ जान लिया, नीदर ऑफ जान लिया, वन ऑफ जान लिया, एनी ऑफ जान लिया, बचा है हमारा नन ऑफ। नन ऑफ, ये नन ऑफ बिल्कुल सेम वर्क करता है एज अ नीदर ऑफ। मैंने बताया था ना, ईदर ऑफ क्या है, दो में से एक चूज़ कर रहे हैं, नीदर ऑफ क्या है, दो में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए। लाइक सेम है हमारे, अगर हमारे पास यूज टू डिनोट ए चॉइस बिटवीन मोर देन टू थिंग्स, बट उसमें से हमें कोई भी चॉइस नहीं पसंद है तो हम यूज़ करेंगे नन ऑफ का, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा कि नन ऑफ एज अ वर्क करता है नीदर ऑफ के तरीके से, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक सेंटेंस बता देता हूँ, लाइक आप लिख लीजिए, नन ऑफ द बॉयज हैज़ कम, ये सही है। नन ऑफ द बॉय हैज़ कम। शॉर्ट सेंटेंस ले रहा था क्योंकि इसमें सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग है, वो आपको बताऊंगा तो इतना टाइम भी लगेगा और रिटर्न करने में काफ़ी टाइम लगेगा। नन ऑफ, उनमें से कोई बॉय नहीं आया, हैज़ नन ऑफ द बॉय हैज़ कम, जितने भी लड़के थे उसमें से कोई नहीं आया। ये हम यूज़ करते हैं लाइक सेम एज अ नीदर ऑफ के तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हमारा लास्ट प्रोनाउन बचा है, उसके बाद क्लास भी एंड करते हैं और हमारा प्रोनाउन चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई रूल नहीं बचा है, कोई पॉइंट नहीं बचा है जो मुझे प्रोनाउन में बताना हो, ऑल कंप्लीट हो गए। बट कुछ पॉइंट होंगे जो बता दूंगा कल, कि याद रहे आपको कि किस पॉइंट पे फोकस करना है प्रोनाउन में। हमारा लास्ट पॉइंट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद एक्सरसाइज बची है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मैं भी कल बता दूंगा कुछ पॉइंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और कल मार्कर भी चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट दिखे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट अलग है, प्रोनाउन अलग है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से वर्ड होते हैं और किस केस के लिए यूज़ करते हैं, चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। तो इंडेफिनिट में हमारे आते हैं जैसे कि वन है, नन है, ऑल है, मैनी है, बोथ है, ये हम पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट और जाने। वन है, नन है, मैनी है, क्योंकि मैनी क्या है, इंडेफिनिट है ना, ये नाम से इस पर क्लियर हो रहा होगा कि वन ये तो डेफिनेट हो गया। नन, वन है, नन है, ऑल है, मैनी है, बोथ है, बोथ, वन, नन, मैनी, बोथ। और कोई है, ऑल बताया मैंने, ऑल भी है, ऑल। इन प्रोनाउंस के बारे में हम जानते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में, ये वर्ड्स हैं हमारे। तो ये वर्ड्स कब यूज़ करते हैं ये पहले जानते हैं, और कहाँ पे यूज़ करते हैं ये जानते हैं। इनका जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जनरल सेंस में करते हैं, जनरल सेंस, जनरल सेंस में, एंड हैव नो डेफिनेट रिलेशन, हैव नो डेफिनेट रिलेशन। पहले रिटर्न कर देता हूँ, कुछ लोग लिखने के लिए बहुत relationship with a noun, with noun। जनरल सेंस इनका हम जो इंडेफिनिट नाउन है, वी यूज़ एज अ जनरल सेंस, हैव नो डेफिनेट रिलेशनशिप विथ नाउन। इनका जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, इसका कोई रिलेशन, डेफिनेट रिलेशन नहीं होता है नाउन से।
तो कब हम क्या यूज़ करेंगे ये जान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नॉर्मल से हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो जानना ज़रूरी था और हमारे पार्ट्स में था तो हम इसको ज़रूर जानेंगे। कोई पॉइंट नहीं जब बताया था कि छोड़ेंगे ऐसा कि जो आपको बाद में प्रॉब्लम करे। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, एनी और ऑल का केस बताया था। एनी ऑल एक ही बार में लिख देते हैं, एनी ऑल हो गया, बोथ सम मैनी फ्यू हो गया, बोथ सम मैनी फ्यू, ओके क्लियर दिया। जो ये हमारे होते हैं प्रोनाउंस, एनी है ऑल है, ये बिहेव करते हैं एज अ सिंगुलर भी हो सकते हैं, एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल, बोथ में वर्क करते हैं। एनी के साथ में अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज़ कर रहे हैं ओके है, प्लूरल भी यूज़ कर रहे हैं ओके है, तो लिख देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल बोथ सही से, नहीं तो फिर सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर के तरीके से भी वर्क कर सकते हैं और प्लूरल के तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, बट कुछ वर्ड्स हैं हमारे, बोथ है, सम है, मैनी है, फ्यू है, ओके ये हमारे जो बिहेव करते हैं एज अ ऑलवेज प्लूरल सेंस में होते हैं, प्लूरल, ठीक है। तो एनी ऑल हम यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल बोथ में। अगर बोथ सम मैनी आ रहा है तो हमारे पास प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे वो ऑलवेज वी यूज़ प्लूरल प्रोनाउन, अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे दोनों से, ऑल दैट गर्ल्स इज नॉट गोल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड केस का, some of my classmates have cleared the test. तो देखिए ऑल ऑफ दैट गर्ल्स इज नॉट गोल्ड एज अ बिहेव एज अ सिंगुलर, तो हमने इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की, और सम ऑफ यूज़ करता है बिहेव एज अ प्लूरल, तो इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। अगर प्रोनाउंस भी आएगा तो हमारे पास सिंगुलर एज अ प्लूरल आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी, इसके साथ में हमारा प्रोनाउन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने 2 क्लास में आपका प्रोनाउन कंप्लीट कर दिया है। कल हम कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड्स और कुछ एक्सेप्शंस, कुछ पॉइंट आउट करूँगा, सर्च करूँगा, अगर होता है तो बता दूँगा, अदरवाइज़ कल हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेंगे और नेक्स्ट डेट से हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एक बार ही कीजिए, बार बार करेंगे बार बार, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए साथ में, क्योंकि हम कंप्लीट आपकी ग्रामर बता रहे हैं जो आपने किसी चैनल पे आपने देखा होगा तो इस टाइप से नहीं देखा होगा कि प्रोनाउन को हम एज अ डेफिनेट पूरा पार्ट्स में तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं। और बेनिफिशियल है, हाँ मानता हूँ एक बार में पढ़ने में थोड़ा और लगेगा, बट बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू, बनी रहिएगा।